नमस्कार साथियों, मैं हूं आशुतोष कुमार उपाध्याय और आप देख रहे हैं बोली चाला का नया सेगमेंट दो कुर्सी सवाल और संघर्ष की। आज हमारे साथ स्टूडेंट माननीय श्री श्याम जाजू जी। तो आज इनसे चर्चा करते हैं इनके संघर्ष की कहानी। जी प्रणाम। नमस्कार। सबसे पहले आपको समय देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। जो कोई आदमी पॉलिटिक्स में जाना चाहता है या किसी क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसके दिमाग में ये चीज़ बहुत पहले से आ जाती है। तो ऐसा कब कौन सी अवस्था थी जो कि आपको पॉलिटिक्स में आने पे इंटरेस्ट लगा? बचपन से हमारा परिवार पूरा संघ का रहा है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण घर में लोगों का आना जाना, प्रचारकों का प्रवास, बैठकें होना, मिलना जुलना, ये मैं देखते आया था। बाद में पिताजी भारतीय जनसंघ का काम करते थे, तो उस निमित्त से जब मैं लोगों को आते हुए देखता था तो मन में कुतूहल जग गया कि अरे ये तो काम बहुत अच्छा काम है। लोगों के मदद करने के लिए एक अच्छा माध्यम मिलता है, लोगों के लिए आकर्षण होता है और लोग बड़ा रिस्पेक्टफुली डील करते हैं, रिस्पेक्टफुली आते हैं। तो उसी समय बचपन में ऐसा लगा था कि कभी तो भी हम भी इसी प्रकार का काम करेंगे। और मुझे वो मौका मिला कि वो काम देखते देखते माहौल ऐसा बना घर का कि मेरे मन में आया और मैंने कर दिया। ये वो कौन सी अवस्था आप की रही होगी, कौन सा एज रहा होगा जब आप सीधे भारतीय जनता पार्टी से या जनसंघ से जुड़े? 1967 में उस टाइम जनसंघ का दिया चिन्ह होता था, सिंबल। तो जनसंघ के टिकट पर मेरे पिताजी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उस समय जनसंघ की ताकत इतनी नहीं थी, जनसंघ के पास संसाधनों की भी कमी होती थी, तो लोगों को किराए पर लगाकर अनाउंसमेंट करना उनके संभव नहीं था। मेरी आवाज ठीक थी, जब फोर्थ कक्षा में मैं पढ़ता था तो उसी समय हम वो फेरी वाली ऑटो में बैठ के हमने प्रचार शुरू कर दिया, जो फोर्थ चौथी कक्षा में होते हुए। तो तब से माइक का अंदाज आ गया, लोग अप्रिशिएट करने लगे। बचपन का छोटी एज होने के कारण और ज्यादा अप्रिसिएशन मिला और वो रुचि लग गई कि अरे ये माइक, ये लोगों का सुनना, लोगों को समझाना और अपना काम करना। तो इसी प्रकार का वो चुनाव हुआ। हालांकि रिजल्ट उस टाइम बहुत अच्छा नहीं आया था, जमानत जब्त होने वाला चुनाव था, पर हमारा तो ट्रेनिंग उसमें हो गया था। क्या हो गई थी, कोई भी छोटी मोटी घटना हो जाएगी तो उसका विपक्ष की राजनीति पर असर करके उन लोगों को जेल में रखना और अनुशासन पर्व चलना है, ऐसा देश में माहौल बनाना, ऐसा कांग्रेस ने काम किया था। तो मेरे पिताजी तो मिसा में अंदर जेल थे, 19 महीने वो जेल में रहे और मेरी उम्र कम थी, उस समय 18 साल का था मैं। तो मुझे जेल में तो नहीं रख सकते थे मिसा में, और उन्होंने 3.5 महीने का रिमांड मेरे पर लेकर जेल में रखा और फिर साल भर पुलिस थाने में रोज हाजिरी देने के लिए मुझे जाना पड़ता था। तो ये सरकार ऐसी थी, कोई भी डाउट लेकर, और केवल हम राष्ट्रवादी विचार का काम कर रहे, संघ का काम कर रहे, इसके कारण हमारे परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। कीमत, हमारा व्यवसाय पर उस पर असर हुआ और जेल में जो जो भी लोग थे उनके भी घरों में बहुत ही कष्टमय ऐसा उस प्रकार को टाइम रहा। आप महाराष्ट्र के बाद आपको दिल्ली बुलाया गया, तो वो कौन से नेता थे जिन्होंने आपको ये दायित्व दिया कि आपको दिल्ली आना है? और उस समय जब आप ये सुने कि आपको दिल्ली आना है तो आपके मन में कैसी भावनाएं उठी? दिल्ली से मेरा पुराना परिचय था। 1984 में मैं दिल्ली में विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री था, तो दिल्ली का मेरा परिचय पुराना था। तो जब वेंकैया नायडू अध्यक्ष थे तो और अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के काम देखने के लिए मेरा चयन उस समय संघ की ओर से देखने वाले माननीय मदन दास देवी जी और बाल आप्टे जी थे, उन्होंने किया। वेंकैया जी ने मेरे एक बार इंटरव्यू लेके मुझे तुरंत सिलेक्ट कर दिया और मुझे वो काम करने का मौका मिला। और उसके बाद लगभग 6 अध्यक्षों के साथ काम करते हुए मुझे अनुभव भी मिला, सीखने को भी बहुत मिला और पूरे देश के लोगों का मेरा परिचय हो गया। आपका अटल जी से पहली मुलाकात कब हुई? अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तब कार्यालय में उनका रेगुलर आना रहता था। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंगों में वो आते थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड पार्टी की जो मीटिंग होती थी पार्लियामेंट में, उसमें भी वो रहते थे। और उनका एक स्वभाव था कि वो डाउन टू अर्थ थे, हर कार्यकर्ता की दखल लेना, उससे बात करना, इस प्रकार का उनका एक स्वभाव था। तो इतने बड़े व्यक्तित्व से मिलते हुए भी हमें कभी प्रेशर नहीं आया, और वो भी हंसी मजाक करके जिस प्रकार से वो सामने वाले को मिलते थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा साहचर्य उनका मिला, सीखने को बहुत मिला। और इतना बड़ा नेता होते हुए भी कैसे जमीन पर पैर रख के काम करता है वो मैंने बहुत नजदीक से देखा।
कई बार होता है, मैं देखता हूँ कि जो पॉलिटिक्स में लड़के होते हैं, जो नया यूथ आ रहे हैं, उनको बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो पार्टी की लाइन पे चले और घर को देखें। तो वो सब आपने कैसे निभाया? ऐसा है, सामाजिक कार्य में और राजनीति में तो अपने परिवार पे अन्याय होता ही है। स्वाभाविक रूप से घर वालों की मानसिकता ऐसी बनानी पड़ती है कि भाई हमारी प्रायोरिटी ये है, इसलिए बाकी संसार चलाने वाले पारिवारिक लोग जितना समय अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए देते हैं वो हम दे नहीं सकते। हमारा रुचि का ये विषय है और हम इसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे घर में भी इस प्रकार का माहौल बनने के बाद कोई समस्या रहती नहीं है। जब घर वालों को ऐसा लगता है कि हमारे घर के लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक लोगों के लिए उपयोगी काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी दो बातों में असुविधा भी हुई तो भी वो उसको मन पे लेते नहीं है। और अन्याय तो करना ही पड़ता है, जब एक काम की प्रायोरिटी है तो दूसरे काम पे अन्याय होगा, ये तो एक्सेप्टेड फैक्ट है। और आजकल नए यूथ जुड़ते हैं, नए कार्यकर्ता जुड़ते हैं, किसी भी पार्टी में हो, वो काम करने से पहले चाहते हैं कि हमें फल मिल जाए। वो संघर्षों को नहीं देखना चाहते हैं, वो केवल बड़े नेताओं को देखते हैं कि उनको ये सुविधा मिल गई तो हमें भी मिले। तो जो उनकी भावनाएं हैं, कई बार क्या होता है कि लोगों की शादियां नहीं होती भाई साहब। कई ऐसे ही मिल जाएंगे किसी पार्टी में युवा नेता है, क्या है, लड़की वाले आते हैं पूछते हैं कि लड़का क्या करता है, युवा नेता है, तो शादियां कैंसिल हो जाती हैं। और हमारे यहाँ कहावत भी है कि नेता वही बन सकता है या तो जो बेला हो या जिसके लिए रुपया ढेला हो। तो आज जो नई पीढ़ी है उसको राजनीति में आने के लिए क्या प्रेरणा देनी चाहिए और कितना संघर्ष करना चाहिए और कितना उसके लिए सहनशीलता होनी चाहिए? कांग्रेस के जमाने में राजनीति का जो स्वरूप था, इसलिए कोई भी अच्छे घर के लोग राजनीति में नहीं आना चाहते थे। पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, इस प्रकार की फ्रेज है, वो सही भी थी। मोदी जी आने के बाद लोगों ने देखा कि ये भी एक अच्छा क्षेत्र है, इसमें काम करके हम अपने देश के लिए योगदान दे सकते हैं और लोग यहाँ पर आते हैं। अब ये तो स्वाभाविक है कि उस पर अपने घर के विषयों को अन्याय करके उसको ये प्रायोरिटी से काम करना पड़ेगा, तो ये मन से जो स्वीकारता है उसके लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है। और मोदी जी ने सबसे बड़ी बात अगर कहीं कुछ कही, कांग्रेस के जमाने में दादाजी, उसके बाद उनका बेटा, उसके बाद उनका बेटा, एक ही घर में सब पद रहते थे। नए लोग भी, सामान्य आदमी भी राजनीति में अपना करियर कर सकता है। यह आज के राजनीति में गए 12-15 साल से शुरू हुआ है कि कोई एक घर की कोई मोनोपोली नहीं है और इसके कारण लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। नया युवा इसमें आना चाहता है, अपना योगदान देना चाहता है और समाज भी उसको अच्छा अप्रिशिएट करता है। और हम तो जिस क्षेत्र पार्टी का काम करते हैं उस भारतीय जनता पार्टी में तो नए लोगों को बहुत अच्छा प्रोत्साहित किया जाता है। हाँ, ये तो भाजपा में ही है कि अभी आपके नितिन नवीन जी के जो विधानसभा खाली हुआ वहाँ से एक मंडल अध्यक्ष को, लड़के को चुना गया, जिसका बैकग्राउंड भी सही नहीं था, गरीब परिवार, माता पिता नहीं, लेकिन पार्टी में वहाँ देखा। लेकिन दूसरों पार्टी में ऐसा नहीं होती है। और आप पहली बार मोदी जी से कब मिले, कहाँ मिले और उस समय क्या बातें हुई होंगी? मोदी जी तब सीएम हुआ करते थे और गुजरात एक ऐसा मॉडल था कि उनके बारे में गुजरात में क्या चल रहा है इसकी क्यूरियोसिटी पूरे देश में होती थी, सब पत्रकारों को होती थी। तो एक बार मोदी जी को हमने रिक्वेस्ट किया कि हम दिल्ली के कुछ पत्रकारों को लेके आना चाहते हैं आपके यहाँ। तो मोदी जी बोले कि भाई दिल्ली वाले तो मेरे को छापते ही नहीं है, मेरे तो गुजरात में ऐसा ऐसा काम चल रहा है। हंसी मजाक करके उन्होंने तुरंत वो एक्सेप्ट किया। हम टीम लेके गए और सब पत्रकारों को बोला जो पूछना वो पूछो, इतना वो। और उसके बाद भोजन का कार्यक्रम हुआ तो मैंने देखा इतना बड़ा आदमी, और वो जिस प्रकार से मिलजुल कर लोगों से बात करता है और अपना काम किया हुआ भी गर्व उनके मुंह में झलकता नहीं है, वो मैंने पहली बार देखा। मोदी जी का सोशल मीडिया तो पकड़ ऐसा है कि अभी जन आंदोलन हुआ, जन आंदोलन में बहुत सारे रील्स बनाए गए, डाले गए, लेकिन मोदी जी एक दिन आए, रात में एक रील डाले और एक दिन में 303 मिलियन क्रॉस हो गया जी। उसके बाद से ऐसा प्रतीत हुआ लोगों को कि यदि ट्रेंड सेटर कोई है रील में तो माननीय सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं। बिल्कुल। तो उनका तो टेक्नोलॉजी से पहले से देखने में और सुनने में भी आता है। एक बार मैं फैमिली के साथ गिर जंगल घूमने गया तो हमने अपना परिचय के कारण फोन किया मोदी जी को कि मोदी जी हम तो जंगल के शेर देख के आए, अब सही शेर हमें देखना है, इसलिए आपको मिलने आना है। हंसते हंसते उन्होंने कहा आइए, और मैं परिवार के साथ गया और उसके बाद उन्होंने तुरंत, मैंने तो फोटो खिंचाने का बोला नहीं था और उस समय से उनका सोशल मीडिया पे ध्यान था। उन्होंने मेरी छोटी बेटी को कहा अरे तेरे को तो फेसबुक पे डालना होगा, चलो फोटो खींचो।
तो ऐसा खुद आगे पहल करके वो सोशल मीडिया को उस समय जो उन्होंने फोकस किया, आज हम देख रहे हैं कि पूरे सोशल मीडिया ने पूरी राजनीति पर कब्जा किया है। तो मोदी जी को मैंने देखा, वो इतने बड़े नेता होने के बाद भी जिस प्रकार से उनका व्यवहार और कार्य क्षमता बहुत नजदीक से मुझे देखने को मिला। आपकी भाई साहब पहली मुलाकात अमित शाह जी से कब हुई? अमित शाह जी जब हद्दपार थे और जेल से बाहर आए थे, उस समय वो दिल्ली रहते थे। उस समय उनके साथ तो खजाना इतना बड़ा भंडार था गुजरात का, सब कार्यकर्ताओं का, वो भी बेसिक जमीन से काम करते हुए आए हुए नेता है, तो उनके साथ बैठ के गपशप करना ये एक आनंद का विषय होता था। और हर बात में उनकी खुद की अलग सोच कैसे है और कितने वो दृढ़ है अपने विषय पे, ये दिखता था उस समय। तो ये आज जो अनुकूलता है इसके हम इमेजिन ही नहीं कर सकते थे, और तब भी बोलने में जो उनकी दम था, जिस प्रकार की दृढ़ता व्यक्त होती थी, उससे लगता था कि अरे नेता हो तो ऐसे हो कि जिनके कारण आज पार्टी इतना बड़ा प्रवास पार्टी ने किया है और ये गौरव यात्रा पार्टी के आगे चल रही है। संगठन में काम करने के दौरान या एज ए कार्यकर्ता रहते हुए कभी ऐसा मौका मिला कि किसी बड़े नेता से आपको डांट सुनने मिली हो? उस समय प्रमोद जी बहुत पार्टी का काम अच्छा करते थे। प्रमोद महाजन जी उस समय पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी थे और कार्यालय का सब एग्जीक्यूशन का काम हमारे पास होता था। तो एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कोई व्यवस्था ठीक ठाक होनी चाहिए, उनको एक मिनट का भी उसमें डिस्टर्ब नहीं चलता था। जो तय किया, प्लानिंग इन एडवांस एंड प्लानिंग इन डिटेल, ये उनका मंत्र होता था। उस समय हेमा मालिनी जी का एंट्री होनी थी पार्टी में। स्वाभाविक रूप से हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हॉल ओवरफुल हो गया था और उस समय थोड़ा हौच-पौच हो गया। तो उन्होंने उस समय जो डाटा, तो आज भी मेरे ध्यान में है, पर हेमा जी का आना, मैं नया था कार्यालय में, तो इतना बड़ा इस प्रकार की भी मैनेजमेंट करनी होती है, ये मैंने उस समय देखा, सोचा भी नहीं था। उसके बाद प्रमोद जी ने सबके सामने तो मुझे डाटा शाम को वापस जाते समय किया, आज इसलिए डाटा है कि ऐसे प्रसंग अभी बार बार आएंगे, तो आज जो गलती हुई वो वापस होनी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने डाटा अभी इसके आगे ठीक करो, ये मैंने अनुभव देखा है। आप उन कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे जो कार्यकर्ता कभी कभी डांट सुन लेते हैं और फिर पार्टी से ही दूरी बना लेते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है किसी भी विकास का काम, किसी को भी बड़ा लंबा एक 200 किलोमीटर का प्रवास करना है तो उसका शुरुआत पहले किलोमीटर से होती है। इसलिए ऐसी इस प्रकार की जो डांट, आखिर प्रमोद जी ने भी जो डांटा वो वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी डाटा, और उस अनुभव का आज तक मुझे उपयोग हो रहा है कि अरे राजनीति में ऐसा आउटपुट कार्यक्रम नहीं चलता है, क्योंकि पार्टी का वहां का परफॉर्मेंस देखकर पार्टी की इमेज पूरे देश में बनती है। और हेमा जी जैसी जब इतनी बड़ी व्यक्तित्व जिसका आकर्षण था लोगों में, और उस समय उसका ठीक अगर नियोजन नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है, तो ऐसा तो जिनको जिनको विकास करना है उनको इस प्रकार की डांट सुनना, वो सीखना और तो उससे आगे जाना, ये तो प्रवास करना ही पड़ता है। आपके लाइफ में कभी कोई ऐसा सिचुएशन आया हो कि आपको अभी फैमिली के साथ खड़ा होना है या पार्टी के साथ? एक बार हिमाचल में हम परिवार के साथ गए हुए थे और दूसरे दिन हमारे हेडक्वार्टर पे इतना अर्जेंट काम था, बहुत साल भर की तय करके जब हम गए, उसी दिन तुरंत मुझे यहाँ बुलाया गया। मैंने परिवार को वहीं छोड़ा, आप यहाँ अभी रहो, मेरे को तुरंत जाना पड़ता है। तो इस प्रकार की घटनाएं राजनीति में होने के कारण होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी तैयारी रखनी होगी। आपके मेमोरीज में कोई ऐसी घटना कि आप स्टेज पे स्पीच दे रहे हो, सामने से कुछ आवाज आई हो, इसको लेकर आप असमंजस में पड़ गए हो? स्पीचेस शुरू में तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था, और विशेषकर बड़े नेता जब मंच पर है तब बोलने को मौका मिला, तब जो अपने बोलने का कंटेंट भी है तो वो व्यक्त नहीं होता है। ऐसे कई प्रसंग आए हैं। अटल जी के मंच पे भी मुझे बोलने को मिला, राजनाथ जी के मंच पे मिला, आडवाणी जी के साथ 40 दिन में यात्रा में था। पर आडवाणी जी और ये सब लोगों का एक विशेष रहता था, उन्होंने इतना डिस्काउंट दिया रहता था कि अरे या हमारे कारण प्रेशर मत लो, आपको जो बोलना वो बोलो। और हम भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलते थे, समझो कोई गलती हो भी गई तो वो बाद में बोलते समय उसको ठीक कर लेते थे, या पूरा कार्यक्रम खत्म होने के बाद मित्रता में बता भी देते थे कि इस समय इतना जोर से बोलना नहीं चाहिए था, ये मुद्दा नहीं आता तो भी चलता। तो ऐसी बातें मुझे लगता है ट्रेनिंग का पार्ट है, और ये भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छा होता है। इतने व्यस्त समय में अपने लिए समय कैसे निकालते थे?
विशेषकर हेडक्वार्टर इंचार्ज होने के कारण पूरे देश के लोग मिलते थे और हमें भी लगता था कि सबके लिए बोलने के लिए गांव से आने वाला, शहर से आने वाला आदमी कोई ना कोई लेने के लिए आता है और उसको यहाँ बैठे हुए जो आदमी है उसके पास अपडेट इंफॉर्मेशन है क्या नहीं, उसका नॉलेज कैसा है, उसकी सोच कैसी है, वो कैसे बोलता है, ये सब बातें लोग मुझे देखते हैं। ये एक बार जब मुझे कहा गया तो उसके बाद मैंने ये तय किया, सब के सब पेपर सुबह 1 घंटे में बैठ कर देखते थे कि कोई भी बाहर का किसी भी प्रदेश का आदमी आया तो उसको जवाब देने के लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मुझे वो सब घटनाएं मालूम है क्योंकि हम केंद्र में बैठते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे अनेक चैलेंजेस के साथ हमें केंद्र में काम करने का मौका मिला और उसी के कारण वो तो विपक्ष का कार्यालय था जहाँ 2 टेलीफोन थे पहले हमारे कार्यालय में, उस पर हमारा पूरा कार्यालय चलता था। तो मुझे लगता है कि वो सब प्रवास भी बड़ा रंजक रहा है। तो दोस्तों ये थे माननीय श्याम जी, जो भाजपा के कई बड़े काम किए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, कई राज्यों के प्रभारी रहे। तो भाई साहब समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।